हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। So, the next topic that we want to talk about is 2D motion. And बहुत सारे लोग इसे motion in 2D भी कहते हैं. But let us talk about it short notes first. कि इसमें क्या important चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जिस दिन हम जेईई का एग्जाम लिख रहे हैं। तो अगर कोई पार्टिकल 2 डायमेंशन मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन अब जब बताई जाती है तो पोजीशन उसकी कुछ x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसका जब वेक्टर लिखा जाता है तो उसे पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं और उसको बोलते हैं xi कैप प्लस yj कैप। इसमें zk कैप भी हो सकता है अगर 3 डायमेंशन में, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन में इन जनरल। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं s की, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इन टर्म्स ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, हम बहुत बार बोल देते हैं इस डिस्प्लेसमेंट को rf माइनस ri, क्योंकि एक्चुअली में जो ri होगा वो ये वाला पोजीशन वेक्टर होता है और जो फाइनल पोजीशन है उसके लिए ये वाला पोजीशन वेक्टर होता है। तो फिर RF माइनस RI हम लोग डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हैं, ये वाला जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर है। वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो हमें बड़ी सिंपल सी बात समझ आती है कि वेलोसिटी जो हो जाएगा, मतलब अगेन RF माइनस RI जो हो जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। वेलोसिटी की बात की जाए तो वो d बाई डी टी ऑफ r बोल सकते हो, dr बाई dt बोल सकते हो, ds बाई dt भी बोल सकते हो। इवेंचुअली यू गेट दैट एज dx बाई dt टाइम्स आई कैप प्लस dy बाई dt टाइम्स j कैप। अगर हम इस बारे में सोचें तो dx बाई dt जो होता है वो होता है vx आई कैप, और जो dy बाई dt होता है वो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस होता है इनटू j कैप। तो जनरली वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं 2D मोशन में, एक x एक्सिस के अलोंग और एक y एक्सिस के अलोंग। ओवरऑल वेलोसिटी का वेक्टर लिखने के लिए हम vx आई कैप प्लस vy j कैप लिख लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, और dv बाई dt जब मैं यहां पे करूंगा तो उसमें वो dvx बाई dt हो जाएगा आई कैप प्लस dvy बाई dt j कैप। ये वैसे मेरे शॉर्ट नोट्स में वैसे स्किप भी कर सकता हूं इस वाले पार्ट को अगर ये ऑब्वियस लग रहा है हमें, बट हाँ मेरे को फिर भी लगा कि दिस इज समथिंग दैट इज सपोजिटली बच्चों को पता होनी चाहिए कि जब एक्सेलरेशन लिखोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। एंड एक जनरल स्ट्रैटेजी होती है जो हम किसी भी 2 डायमेंशनल मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करते हैं, स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ऑल, व्हिच इज वी डिवाइड 2 डायमेंशनल मोशन इनटू 2 1 डायमेंशनल मोशंस। मतलब ये है कि हम इस मोशन को अलोंग एक्स एक्सिस जब नोटिस करेंगे तो हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग एक पोजीशन है, उसको डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी आ जाती है। कौन सी वेलोसिटी आती है? एक्स एक्सिस के अलोंग वाली। और उस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लेते हो तो एक्सेलरेशन आ जाता है। कौन सा एक्सेलरेशन आ जाता है? एक्स एक्सिस वाला। एंड सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस भी जब हम देखेंगे तो सेम बातें अलोंग वाई एक्सिस भी बोली जा सकती हैं। ये जो दोनों बातें हैं ये दोनों से एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती हैं, बट इनको रिलेट करना भी बहुत बार हमें पड़ता है, और रिलेशन मिलता है हमें टाइम से कि x एक टाइम पे कुछ है और y एक टाइम पे कुछ है, तो वो टाइम जो है वो दोनों के लिए सेम रह रहा है। ये दोनों इमोशन एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय टाइम। तो अगर आपको ये देखना है कि जब x पे यहां 5 पे पहुंच गया तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप उस पॉइंट x पे पहुंचने के लिए टाइम निकालोगे, उस टाइम को y में डालोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। ये एक बेसिक बात हमें समझ आनी चाहिए जब हम 2D मोशन को 2D मोशन में कन्वर्ट करके उसको साथ में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करते हैं तो वही होता है कि एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल में जा रहा है, अगर वर्टिकली नहीं फेंक रहे तो उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। वन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वाला जो रिलेशन होता है उसको दो तरीके से याद रखता हूं मैं। एक तो मैं देख लेता हूं वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी uy होगी, विच डायरेक्टली इंप्लाइज कि 2uy बाई g। हम टाइम के बारे में बात कर सकते हैं, ऊपर से नीचे आने का जो टाइम है, दिस इज रिलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम जो अभी तुमने 1D मोशन के अपने शॉर्ट नोट्स में भी करा हुआ है कि ऐसे मोशन में 2u/g टाइम लगता है।
ठीक है, वही एग्जैक्टली टाइम निकल जाएगा। और टाइम निकालने के लिए हमेशा वाई एक्सिस वाला मोशन एनालाइज हो रहा होता है, ये बात ध्यान रखोगे तो समझ आ जाएगा। और कुछ लोग इसका फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद रखते हैं, मतलब मैं भी याद रखता हूँ, कुछ लोगों में से ही हूं मैं उनमें से ही, कि 2u sin थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यू वाई है वो u sin थीटा है। लॉजिकली भी अगेन आपको हम तो प्रूव कर लेंगे इसे, लात खाओगे और कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, अगेन पता होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो हो जाता है u वाई स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g वाला रिजल्ट एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। बस अब इसको याद भी रखना है, विच इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज की जब हम बात करते हैं तो रेंज के लिए हमारे पास सिंपल सी कहानी होती है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो रेंज के लिए ux इंटू टी हो जाता है सिंपली। एंड ux की वैल्यू जो है वो u cos थीटा है, और टाइम की वैल्यू जो है 2u sin थीटा बाई जी है। तो इसको प्रूव तो मैं करूंगा नहीं, सिंपली लिख देंगे इसे u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। हाउएवर मैंने नोटिस किया है कि u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी वाला रिजल्ट बहुत ही कम यूज हो रहा होता है, तो इस रिजल्ट को बहुत ही क्लियरली 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी भी आप याद रख सकते हैं। मतलब आपको एग्जाम में एक स्टेप की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपसे वो थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं तो जनरली sin 2 थीटा से करने की जगह आप इस तरीके से सॉल्व करना प्रेफर करते हैं जनरली, मे बी यू विल सी दैट इन प्रॉब्लम्स आल्सो। एक और बात हम लोग बोलते हैं कि रेंज इज सेम फॉर टू एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2। दो एंगल्स के लिए प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम होती है, और वो दो एंगल्स कौन कौन, क्या रिलेशन होता है उनके बीच में, थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है वो 90 डिग्रीज होते हैं। इज दैट ओके? फॉर एग्जांपल अगर 45 प्लस अल्फा है और 45 माइनस अल्फा है, दो एंगल है, तो उनके लिए रेंज सेम होगी, क्योंकि अगर आप इनको थीटा को ऐड करेंगे 45 प्लस अल्फा प्लस 45 माइनस अल्फा तो कितना आएगा, 90 डिग्री, विच इज अ वेरी फेमस एंगल जो जेई मेन के एग्जामिनर्स को दिखता है अक्रॉस ईयर्स। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या बोला है, दो इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है हमारे पास, कौन कौन सी, एक होती है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नो, ये वाली जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ये हम जनरली तब इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जब हमें किसी पर्टिकुलर एक्स पे वाई की वैल्यू निकालनी है या पता है या हम उनके रिलेशन निकालना चाहते हैं। हम ऐसा कर सकते थे वैसे भी कि एक्स को यू कॉस थीटा इनटू टाइम से टाइम निकालना है, और टाइम को वाई वाला जो अपना एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसमें डाल के हम एक रिलेशन निकाल लें। बट अगर हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए तो ये इक्वेशन इन दोनों स्टेप का कंबाइन करके एक साइड डायरेक्ट इक्वेशन आ जाती है, तो ये याद रखने से यूज हो सकती है। एक और हमारे पास इक्वेशन होती है जब हमारे को रेंज पता होती है और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इस्तेमाल करनी होती है, तो होती है y इज इक्वल टू एक्स टाइम थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। अगेन बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी और बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, तो अगेन मेक श्योर यू नो दिस, मेक श्योर यू नो यू यूज दिस व्हेन यू हैव आर हियर। यहाँ पे u वेरिएबल है और यहाँ पे r वेरिएबल है एसेंशियली, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये फर्क है। इज दैट ओके? ठीक, बहुत अच्छी बात। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बात बताने वाली नहीं है, फिर भी जस्ट टू राइट इट आई एम राइटिंग इट डाउन, कि जब टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसमें वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी होती है, u cos थीटा। कैसे पता चल रहा है हमें u cos थीटा होती है वेलोसिटी, क्योंकि एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी रहती है, वाई वाली वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो वेलोसिटी u cos थीटा होती है। तो बहुत ही आसान बात है। पॉइंट ऑफ हिटिंग हिट, जब पार्टिकल हिट ग्राउंड को दोबारा से हिट करे तो उस समय भी कितनी वेलोसिटी होती है, सेम वेलोसिटी u होती है। स्पीड बोलना चाहिए था बट कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे इससे। सेम ही एंगल पे हिट करती है, ux तो सेम ही था और uy भी सेम ही होगा, vy भी सेम ही होगा, तभी तो ओवरऑल वेलोसिटी u सेम है, बस वो नीचे की तरफ वेलोसिटी हो जाती है y वाली उतनी। सो दैट इज सिंपल है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात समझ सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम वर्थ रिमेम्बरिंग होती है, हॉरिजॉन्टल एक हाइट से आप फेंकते हो और इसमें अगर आप फॉर्मूले वगैरह इस्तेमाल करते हो तो बर्बाद हो जाते हो, आंसर ही नहीं मैच करता, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें। बट यहां पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो अगेन आप मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करके वाई एक्सिस वाला मोशन देखते हो, तो वाई एक्सिस आपने पार्टिकल को सिर्फ ड्रॉप किया है इनिशियली, जो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो मुझे डायरेक्टली समझ आना चाहिए कि वो अंडर द रूट 2h by g होगा। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। इट इज अगेन एज इफ द पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया है। मोशन इन मंडी के शॉर्ट नोट्स दोबारा से रिवाइज कर लीजिए अगर भूल रहे हो ये, तो कि अंडर द रूट 2h by g कहां से आया।
हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है इनटू ये जो टाइम आपने ऊपर निकाला है इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। कोई टेंशन ही नहीं है। लॉजिक में क्या यू मतलब सीधे सीधे, मैं तो सीधे क्वेश्चन में अगर कोई मेरे से हॉरिजॉन्टल रेंज पूछता है तो मैं दिमाग में कर ले रहे हैं सारी चीजें, ये अंडर द रूट 2h/g और u सब दिमाग में हो जा रहा है, एक ही बार में सीधे स्टेप में आंसर ही लिख रहे हैं, सीधे सिर्फ कैलकुलेशन ही हो रही है उसके बाद। इज इट और नॉट? बढ़िया बात। तो ये हमारे को समझ आना चाहिए। अब प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन वाले रिजल्ट मैं बोलूंगा कि ये रिजल्ट आप स्किप करना चाहते हो जेईई मेन के लिए तो कर सकते हो, जनरली पेपर में नहीं पूछे जा रहे हैं, बट फिर भी अगेन मेरा धर्म है आपको बताना, आपके शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करना, तो मैं आपको बता भी रहा हूं फिर भी कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन है और उसमें आपका जो एंगल है वर्टिकल को आपने अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और इंक्लाइन प्लेन अगर बीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से, तो जो पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो हो जाता है, अगेन सिंपल सी बात है, यहां पे एक्सेलरेशन आपको ध्यान रखना है कि डाउन दी प्लेन जी साइन अल्फा आएगा और इनटू दी प्लेन जी कॉस, सॉरी अल्फा नहीं बीटा आएगा, और यहां जी कॉस बीटा आएगा, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता चल जाएगा वाई वाले एक्सिस मोशन से 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन में जी कॉस बीटा। कुछ लोग इसे याद भी रख लेते हैं 2u/g वाली फीलिंग से ही, क्योंकि g की जगह इस बार जी कॉस बीटा हो गया है जो वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन है, क्योंकि यहाँ पे इस बार ऑब्वियसली हम लोग एक वाई एक्सिस ऐसे ले रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर वाई एक्सिस ऐसे ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस हमें समझ आ जाएगा कि हम किस तरीके से ले रहे होंगे। ठीक है, हाइट की अगर बात करेंगे तो वो भी अगेन सेम सी बात हो जाती है, यू वाई विच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2g कॉस बीटा। इस तरीके से हमारी जो मैक्सिमम हाइट है वो भी हम लोग सोच लेते हैं। ये मैं सोच के निकाल रहा हूं, एक्चुअली में जी कॉस बीटा मुझे पता है कि एक्सेलरेशन है और यू वाई स्क्वायर है, तो वहां से मैं कर ले रहा हूं, इसको मैं याद नहीं रखता। रेंज के फॉर्मूले को मुझे याद रखना पड़ता है। रेंज का फॉर्मूला जो है वो है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा। कितने लोगों को याद है फॉर्मूला? कम ही लोगों को याद लगने की उम्मीद है। अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, इस तरीके से हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आता है। इस रेंज के फॉर्मूले का एक और भी टर्म, एक और भी तरीका होता है लिखने का, जो अगेन रेयरली किसी को एक और टर्म एक और तरीके से पता है क्या लिखते हैं रेंज को, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। इस तरीके से भी लिखते हैं, कभी कभार जरूरत पड़ जाती है इसकी, इस वाले एक्सप्रेशन की भी, क्योंकि इसमें अल्फा एक ही टर्म में आ रहा है, इसमें अल्फा 2 बार आ रहा होता है, तो अल्फा के लिए सॉल्व करते समय शायद ये वाला एक्सप्रेशन ज्यादा हेल्प करता है हमारे को, बट यस दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन। अगेन एज आई सेड, प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड इज अ टॉपिक दैट इज अ लिटिल अबव बोर्ड, तो मे बी आप अगर लग रहा है कि आप फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहे हो उसके, तो ठीक है, कोई बात नहीं। रेंज की मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो वैसे तो मैं याद ही रख लेता हूं कि यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1 प्लस कॉस बीटा हमारे पास हो जाता है। ठीक है, या फिर अगेन बेसिकली मैं इसको इस तरीके से भी देख सकता, सॉरी 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन बीटा हमारे पास हो जाता है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में अगर आप 1 डाल देंगे तो 1 माइनस साइन बीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा है, तो 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा में 1 प्लस साइन बीटा नीचे बच जाएगा, क्योंकि इसे 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा लिख लोगे, एंड देन अकॉर्डिंगली ये बचेगा। दैट इज हैपनिंग एंड दिस हैपेंस एट अल्फा इक्वल टू π/4 प्लस बीटा बाई 2, π/4 प्लस बीटा बाई 2, ये उस एंगल पे आपका रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यहां पे भी दो एंगल होते हैं जिसपे रेंज मैक्सिमम होती है। वो कौन कौन से दो एंगल्स होते हैं? उनका सम कितना होता है? π/2 प्लस बीटा। एक्चुअली में इसका ये जो π/4 प्लस बीटा बाई 2 इसका डबल ही होता है वो। ठीक है, तो π/2 प्लस बीटा हमारे पास वो दो एंगल्स का सम हो जाता है जिसपे रेंज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन सेम रहती है। अगेन आप लोगों की शक्लों से समझ आता है कि दिस इज अ टॉपिक विच इज ऑब्वियसली नॉट इन योर हार्ट्स, मतलब दिमाग में तो बाद में आएगा, पहले दिल में भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो वाली कहानी है, कोई बात नहीं। अगर प्रोजेक्टाइल डाउन इंक्लाइंड प्लेन है तो उसके लिए अलग से रिजल्ट्स याद कर लेंगे? नहीं, जो अप इंक्लाइंड प्लेन वाले रिजल्ट्स हैं उसमें बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर लेंगे। इसका लॉजिक मैं समझा सकता हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको याद रखना है कि ये जो रिजल्ट हमने ऊपर लिखे वो अप द इंक्लाइंड प्लेन है, पहाड़ के ऊपर फेंकते हुए प्रोजेक्टाइल पे है।
अगर पहाड़ से नीचे प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो तो जो डाउन इंक्लाइन प्लेन वाले रिजल्ट में इस सब में बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दोगे तो यू विल गेट एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। कोई इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम होने की उम्मीद नहीं है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन की जहां तक मैं बात करता हूं, ये रिजल्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो हमने देखा। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन अगेन एक आसान टॉपिक है, पता नहीं किसी के लिए आसान किसी के लिए मुश्किल, बट फिर भी हम बात कर लेते हैं। जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं सबसे पहले हमें इन वेरिएबल से दोस्ती करनी पड़ती है कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा विच विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, अगर आप रेडियन में निकाल रहे हैं इसे। तो एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिल्कुल जैसे लीनियर वेलोसिटी पोजीशन से रिलेट होती है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt, एंगुलर वेलोसिटी एंगल से रिलेट होती है ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा by dt। यस, एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करें उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड बिल्कुल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला ही रिलेशन ओमेगा और अल्फा के बीच में होता है, दैट अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा by dt। तो ये वेरिएबल्स मोस्ट प्रोबब्ली आपको पता होंगे, you can skip this is too obvious for your short notes, but again आपको ये पता होना चाहिए compulsorily, that is why I have written it over here। अगेन एक छोटी सी बात यहां पे फिर भी मैं रिपीट करूंगा, बहुत सारे लोग एंगुलर वेलोसिटी को वेलोसिटी इमेजिन करने लग जाते हैं, तो प्लीज यहां ध्यान रखिए वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड है। डायमेंशनली तो रेडियन की हम कोई डायमेंशन मानते भी नहीं है, ठीक है ना बात, तो इसे ध्यान रखना है। एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन वर्ड तो है बट एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन ये अलग चीजें हैं क्योंकि इनकी यूनिट्स अलग हैं, यू कांट इवन कंपेयर देम कभी भी। इज दैट ओके? हाँ, ये बात जरूरी है कि लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल में रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है? बिकॉज जो आर्क लेंथ होती है वो आर थीटा होती है, इसको डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी या जो स्पीड है वो नहीं, सॉरी ये वाला रिलेशन बाद में आएगा, बट हाँ अभी जिस रिलेशन की बात कर रहा हूं लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, इसमें कहने का मेरा मतलब था कि अगर आपने कोई क्वेश्चन 1D मोशन में सॉल्व किया हुआ है जिसमें x आपको देखा था a एज अ फंक्शन ऑफ x, उससे आपने क्या निकाल सकते थे? a एज अ फंक्शन ऑफ x से v एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल सकते थे ना, बाय पुटिंग a एज v dv by dx। तो अगर a की जगह अल्फा गिवन है, अल्फा एट एनी थीटा गिवन है, और आपको v एट सॉरी ओमेगा एट एनी थीटा निकालना है, तो आप क्या करोगे? अल्फा को ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा कर सकते हो। बिल्कुल एनालॉजी इमेजिन करनी है, जो आप लीनियर वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में करने वाले हो वही एंगुलर वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में कर सकते हो। जैसे जब a कांस्टेंट होता है तो आपको रिजल्ट पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। a कांस्टेंट होने पे आपको ये भी रिजल्ट पता होना चाहिए कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये बिल्कुल एनालॉगस रिजल्ट्स हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस एनालॉजी, क्योंकि एंगुलर वेरिएबल के तरफ से क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग घूम जाता है, तो वो एनालॉजी रिमेंबर करना जरूरी है। क्या एनालॉजी है? x जो है वो थीटा की जगह आ रहा है, वेलोसिटी की जगह ओमेगा आ रहा है, और a की जगह अल्फा आ रहा है, दैट इज इट। तो जो रिलेशनशिप इनके बीच में ट्रू था वो रिलेशनशिप इनके बीच में भी ट्रू होगा, ठीक है? आई होप इट इज मेकिंग सेंस। सिमिलरली वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में हमारे को डायरेक्ट रिलेशन पता है, वो क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर, उसको रिजल्ट को डिफरेंशिएट करके आ जाता है हमारे पास, तो बट पता होना चाहिए, दैट इज इट। अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। सिमिलरली हमें एक्चुअल एक्सेलरेशन की बात करनी होती है। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला एक्सेलरेशन कितना होगा उसका? तो उसमें सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, मतलब जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो उस समय पे जब हम नोटिस करेंगे तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हमें पता है उसका एक्सेलरेशन जो है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, इसको ऐसे ही बोल देते हैं द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू मूव इन द सर्कल। एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू मूव इन अ सर्कल। अगर आप सर्कुलर मोशन में मूव करना चाहते हैं तो आपको इस एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा स्क्वायर आर या फिर v स्क्वायर बाई आर, दोनों में से कोई भी रिजल्ट लिख सकते हैं क्योंकि ओमेगा और v का रिजल्ट तो हमारे को पता ही है, तो वो रिप्लेस करोगे तो सेम ही आ जाएगा। बट हाँ, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है आपका ओमेगा स्क्वायर आर या फिर v स्क्वायर बाई आर, इस एक्सेलरेशन की आपको जरूरत है पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए, इवन विद कांस्टेंट स्पीड। उसके अलावा इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द
सेंटर होती है, मतलब सेंटर की तरफ, विच इज किसी भी पॉइंट पे ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ पॉइंट करता है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आई होप समझ आ रहा है। एक और बात ये कर सकते हैं कि एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेलोसिटी कितना होता है। यहां पे बड़ी ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट की तरफ है और एक्सेलरेशन जो है, जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, सेंटर की तरफ है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री, π/2 या 90 डिग्री, जो भी आप बोलना चाहो, दैट इज परफेक्टली ओके। इस वाले एक्सेलरेशन को बहुत बार रेडियल भी बोल देते हैं, सेंटीमीटर या फिर AR भी बोल देते हैं, राइट। समझ आ रही है बात आप लोगों को? ठीक है, ग्रेट, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। मतलब क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें ओमेगा कांस्टेंट ना हो, जिसका ओमेगा कांस्टेंट ना हो। ओमेगा कांस्टेंट नहीं होने का मतलब यह भी हो सकता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट ना हो। बिल्कुल सेम बात है कि v इक्वल टू ओमेगा आ रहा है, तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है स्पीड भी कांस्टेंट हो। अब इन दिस केस जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इन जनरल ये समझो 2D मोशन में हम एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, वन पैरेलल टू वेलोसिटी, अनदर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर मान लीजिए कोई भी एक वेलोसिटी है कुछ इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन कुछ इधर की तरफ है, तो इस एक्सेलरेशन के आप दो कंपोनेंट ले सकते हैं, पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला। और जो पैरेलल टू वेलोसिटी वाला एक्सेलरेशन है ये चेंज करता है मैग्नीट्यूड को, इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड। और जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वाला एक्सेलरेशन है ये चेंज करता है डायरेक्शन को, ये चेंज करता है डायरेक्शन को। आई होप आप बना पा रहे हो अपने शॉर्ट नोट्स आसानी से। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। और जब आप इन दोनों को देख लेते हो तो फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में से स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो इस बार दो एक्सेलरेशन होंगे। वन एक्सेलरेशन विल बी पैरेलल टू वेलोसिटी, जिसको हम बोल देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अनदर एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जिसकी वजह से डायरेक्शन चेंज होगी, इसको हम बोल देते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बात सेम है। इज दैट ओके? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन जहां पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं है या जहां पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उस केस में आपका एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंट वाली डायरेक्शन और रेडियल वाली डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में होगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है तो पैरेलल टू वेलोसिटी का एक्सेलरेशन चाहिए, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी का एक्सेलरेशन चाहिए। और स्पीड वाला जो एक्सेलरेशन होगा ये d/dt ऑफ स्पीड हो जाता है, और बहुत बार स्पीड को v(r) लिख लेते हो तो ये α(r) भी हो जाता है। तो अगर स्पीड का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है उसे डिफरेंशिएट करके आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लोगे, या फिर आप अल्फा दे रखा है तो α(r) से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लोगे। रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें तो वो तो हमारा जो अभी तक होता है वही होगा v²/r या फिर ω²r, कोई टेंशन नहीं। और ये जो दोनों एक्सेलरेशन है आपस में परपेंडिकुलर है, विच बेसिकली वुड मीन कि अगर हम नेट एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं यहां पे तो इनके डायगोनल के अलॉन्ग हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा रेडियल वाले एक्सेलरेशन का स्क्वायर और टेंजेंशियल वाले एक्सेलरेशन का स्क्वायर। इज दैट ओके? और अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई आपसे पूछ ले एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का क्या एंगल होगा, तो आप कौन सा एंगल निकालोगे? ये वाला एंगल निकालोगे। तो इस थीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगी? अगेन सोचेंगे तो ये बाई ये, विच इज AR/AT। अगेन कंफ्यूजन यहां पे आता है कि AR/AT होगा या AT/AR होगा, उसमें देख लेंगे कि tan थीटा है ना, तो tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो AR/AT होना चाहिए, तो मैंने AR/AT लिख दिया tan इनवर्स के अंदर। आई होप इट इज मेकिंग सेंस एवरीबॉडी, पक्का से? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सर्कुलर मोशन के बाद जो अगला टॉपिक हम लोग पिक करते हैं 2D मोशन में, वो है रिलेटिव वेलोसिटी की। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं 2D मोशन में जो हमारे लिए टिपिकल होती हैं, जो हमें समझ आनी चाहिए क्या होगा 2D मोशन के अंदर। ऑब्वियसली जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हो तो VA माइनस V भी बोलते हो, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। दिस इज अगेन वेलोसिटी ऑफ A अगर हम माने कि इस ब्रह्मांड के अंदर B रेस्ट पे है, ठीक है, दोनों मूव कर रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बट अगर हम मान लें कि बी रेस्ट पे है ब्रह्मांड के अंदर, तो एक ही जो वेलोसिटी होगी वो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी होगी, एंड उसकी वैल्यू जो होगी वो VA माइनस VB हो जाएगी। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं याद रखने वाली। सबसे पहली प्रॉब्लम है शॉर्ट रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। उसमें क्या होता है, हमारे को दोनों पार्टिकल है ये चल रहे हैं, इनके बीच का शॉर्ट रेजिस्टेंस पूछा है।
ठीक है, इनके बीच का शॉर्ट, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, 120 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। आप कैसे बताओगे? आपको ये समझ आ जाएगा, एक को रेस्ट पे ले लूंगा मैं और दूसरे की वेलोसिटी देखूंगा तो इसकी उल्टा करके ऐड करनी होती है रिलेटिव वेलोसिटी में, तो इधर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी, इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आ जाएगा। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये 100 है और 10 और 10 10√2 आ जाएगी यहाँ पे वेलोसिटी। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा वो मेरे लिए दिमाग में मैं कैलकुलेशन ऑलमोस्ट कर ली कि 120 45 डिग्री cos 45 डिग्री which is whatever. I hope you can understand this. Now ये प्रॉब्लम आपको लग रहा हो कि भाई मैं रिजल्ट थोड़ा याद रख लूं, 120 बाई cos 45 याद रख लूं? नहीं नहीं नहीं, ये याद रख लो कि मैंने कैसे इमेजिन किया होगा एकदम से। अगर ये 10 और 10 है तो ये 45 एंगल, 10 और 10 में 45 एंगल हो जाएगा तो आसान हो गया। अगर 10 और 8 होते तो फिर आपको वो एंगल अलग से निकाल के फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, बट ये बात तो समझोगे तभी तो वो समझ पाओगे। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछो टाइम टू रीच दैट पॉइंट तो उसमें आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लोगे कि भाई ये कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको पता है कि 120 साइन 45 डिग्री डिस्टेंस है, साइन या कॉस मतलब वो वर्कआउट कर लेना कि वो 45 तो दोनों जगह सेम है ना, डिवाइडेड बाय 10√2, इतना टाइम लग जाएगा उस पॉइंट तक पहुंचने में। इस तरीके से हम इमेजिन कर लेते हैं ये वाली प्रॉब्लम, शॉर्ट डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम में एक पार्टिकुलर रेस्ट पे मान लेते हैं, दूसरा मूव कर रहा होता है, वो जिस लाइन पे मूव करता है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आप टाइम निकाल लोगे अपना शॉर्टेस्ट टाइम वाला, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम्स है, और फिर टाइम और डिस्टेंस निकल जाएगा। दूसरी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने आती है वो आती है रेनमैन प्रॉब्लम्स। रेनमैन प्रॉब्लम की ऑब्वियस सी बात है, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो VRM होती है, ठीक है, दैट इज द वेलोसिटी व्हिच फॉल्स ऑन द मैन। Velocity of rain falling on the man is not the actual velocity, it is the velocity of rain with respect to the man, which is VR minus VM. अब ये कह रहे हैं कि VM बताइए, रेन वर्टिकली नहीं फॉल कर रही है, एंगल पे फॉल कर रही है, VM बताइए सच दैट रेन मैन पे वर्टिकली गिरे। तो ये बात अगर बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे बड़ी सिंपल सी बात है मेरे भैया, कि ये जो मैन है वो इधर की तरफ मूव करने लग जाएगा, तो जो VR के जो दो कंपोनेंट्स हैं, इधर की तरफ 20 cos 30 डिग्री और इधर की तरफ 20 sin 30 डिग्री विच इज 10 मीटर पर सेकंड वाला कंपोनेंट है, तो जब आप सबट्रैक्ट करोगे VRM में ये 10 मीटर पर सेकंड और ये जो VM है ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो मुझे ये समझ आ जाना चाहिए कि VM की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है। और जब ये टॉपिक मैंने तुम्हें तब कराया था तो इसमें बहुत मेहनत करी थी इस क्वेश्चन के अंदर, बट जैसे जैसे आप वेक्टर से यूज्ड हो जाते हो, उनको सबट्रैक्ट करना, उनका कंपोनेंट लेने में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो, तो दिस बिकम्स इजियर कि भैया VR के दो कंपोनेंट्स है ना, और VM अगर इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस आउट कर दे तो एग्जैक्टली जो VR माइनस VM वेक्टर है वो जीरो हो जाने, सॉरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। तो रेन कैसी गिरेगी मैन के ऊपर? वर्टिकल गिरेगी। कितनी वेलोसिटी? 20 cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 10√3। ये तो दिमाग में कर लेते हो ना, 2 है जो उससे 20 को डिवाइड कर लिया 10 हो गया और 10 × √3 ऐसे कुछ आ गया हमारे पास। तो VM हमें समझ आना चाहिए, ये वाला आंसर इधर की तरफ, राइट की तरफ। बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं राइट वाली बात कैसे याद रखते हो ना, बॉल को कैच करने जा रहे हो तो उधर की तरफ ही दौड़ना पड़ता है जिधर बॉल जा रही है, उल्टी डायरेक्शन में डालते हो तो बॉल का एंगल बदल जाता है। तीसरी सेट ऑफ प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है रिलेटिव मोशन में, 2D मोशन के अंदर, वो आती है स्विमर रिवर प्रॉब्लम। अगेन बोट रिवर भी होती है, स्विमर रिवर भी होती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इसमें 1 डायमेंशन वाली पॉसिबिलिटीज भी बनती है कि अगर स्विमर जो है या बोट जो है वो अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम जा रही है, वो बात बचपन में भी कर लेते थे कि अपस्ट्रीम जाने पे वेलोसिटीज डिफरेंस ले लेते थे और डाउनस्ट्रीम जाने पे वेलोसिटीज को ऐड कर लेते थे सिंपली। तो ये बात तो ऑब्वियस होती है, बट जब बात ऑब्वियस नहीं होती है वो होती है जब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की जगह एंगल पे चीजें हो रही होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि स्विमर को किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए अगर वो रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है। सबसे पहली बात, इन विच डायरेक्शन स्विमर शुड स्विम, अगर वो मिनिमम टाइम वाला केस अगर हम लोग फिगर आउट करें तो मिनिमम टाइम वाले केस में क्या होना चाहिए, मैं इस तरीके से ध्यान रखता हूं कि स्विमर को अपना सारा एफर्ट रिवर को क्रॉस करने में लगा देना चाहिए। तो उसको जो VSR है, विच इज द वेलोसिटी विद विच द स्विमर ट्राइज टू स्विम, जिस वेलोसिटी स्विमर स्विम करने की कोशिश करता है उसको हम VSR बोलते हैं। उस VSR को आपको इस डायरेक्शन में डायरेक्ट करना है। तो यहां पे अगर टाइम की बात करते हैं और फिर ऑब्वियसली VR ऐड होगा तो स्विमर की दो वेलोसिटीज हो जाएंगी, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। बट टाइम टू क्रॉस द रिवर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस D है, तो D बाई VSR आपका वो समय हो जाएगा जितनी देर में स्विमर रिवर को क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें यह भी पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा। भैया ड्रिफ्ट हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है VR और VR इंटू टाइम लग रहा है D बाई VSR, तो इतना इसमें ड्रिफ्ट आ जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, इसे याद नहीं रखता मैं रिजल्ट को, बट कॉमन सेंस से हम लोग इसे इस तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं। इज दिस मेकिंग सेंस? शुड आई स्लो माई स्पीड?
ठीक है, तो ये हमारा स्विमर रिवर प्रॉब्लम्स के रिजल्ट है जो हमें समझ आने चाहिए या याद होने चाहिए। सिमिलरली एक और रिजल्ट होता है जिसमें स्विमर को रिवर को क्रॉस करना होता है डायरेक्टली अपोजिट एंड पे। तो ये वाला केस कौन सा होता है? डायरेक्टली ऑपोजिट एंड वाला केस। डायरेक्टली ऑपोजिट एंड वाले केस में क्या करना होता है हमें बेसिकली मैं जब समझता हूं तो मैं कहता हूं कि स्विमर को इस तरीके से स्विम करना चाहिए कि उसकी वीएसआर का ये वाला जो कंपोनेंट है वो वीआर को कैंसिल आउट करते हैं, विच वुड बेसिकली मीन कि अगर वो ऐसे थीटा एंगल पे स्विम कर रहा है तो वीएसआर साइन थीटा जो है वो वीआर के बराबर हो जाए, मतलब साइन थीटा जो है या थीटा जो है वो साइन इनवर्स ऑफ वीआर बाई वीएसआर हो जाए। सिंपली एज सिंपल एज दिस कैन बी। साइन थीटा जो है वो वीआर साइन थीटा इज इक्वल टू वीएसआर साइन थीटा इज इक्वल टू वीआर। तो ऐसे कुछ आप कर भी सकते हो, मैं तो याद भी रख लेता हूं इस बात को कि दैट इज हाउ इट विल बी। अगर यहां पे बात की जाए कि टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, तो अगर विड्थ रिवर की डी है तो डी बाय वीएसआर कॉस थीटा इस तरीके से लिखा जाएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर यहां से निकाली जाती है तो ये डी बाई अंडर द रूट ऑफ वीएसआर का स्क्वायर माइनस वीआर का स्क्वायर आ जाता है। ये याद है, याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हो या नहीं याद है तो छोड़ सकते हो, कोई वो वाली बात नहीं है। मतलब एक्चुअली में क्या कहते हैं, बहुत बार रिजल्ट में देखा है कि हमें याद रहता है तो मैंने लगा लिख ही देता हूं कि अगर यूज होगा एग्जाम में तो एकदम से आंसर आ जाएगा। नहीं भी याद है तो कोई बहुत क्रिटिकल रिजल्ट नहीं बोलूंगा मैं इसे कि याद रखने वाला, ठीक है। जब करार तो मैंने बता दिया, आगे चलते हैं। एक और केस बनता है जिसमें थोड़ा सा पंगा हो जाता है कि अगर वीएआर वीएसआर से ज्यादा है तो डिस्टेंस मिनिमम करने के लिए आप डायरेक्टली अपोजिट पे जा ही नहीं सकते। अगर वीआर वीएसआर से ज्यादा है तो क्योंकि वीएसआर तो पूरा का पूरा भी नहीं कैंसिल कर सकता वीआर को, तो वीएसआर का कंपोनेंट कैसे कैंसिल कर देगा। तो इन दिस केस डिस्टेंस मिनिमम करने के लिए आपको सब पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, उसे डिफरेंशिएट करके जीरो डालना पड़ता है। वहां से आपका निकल के आता है कि अगर वीआर वीएसआर से बड़ा है फॉर डी मिन, जिस एंगल पे स्विमर को स्विम करना है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ वीएसआर बाई वीआर फॉर मिनिमम डिस्टेंस इन दिस केस। इज दैट ओके? इन दिस केस जो ये थीटा आता है वो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाता है, वो डिफरेंशिएट करके करना पड़ेगा हमें फिगर आउट। वी कैन फिगर दैट आउट, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपने मैथ्स पढ़ लिया तो वो मैक्सिमम मिनिमम पे क्या होता है कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो तो मिनिमम आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो तो मैक्सिमम आता है। तो एक्चुअली वीआर वीएसआर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है वीआर माइनस वीएसआर का, उसकी वजह से उस वजह से मैक्सिमम मिनिमम में चेंज आ जाता है कुछ, दैट इज फाइन। यहां पे अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं तो ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी में जो बातें थी, एक और छोटी सी बात रिलेटिव वेलोसिटी में ये होती है कि अगर दो पार्टिकल दोनों रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, इन दैट केस अगर आप इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करो तो उसमें आपको कौन सी वेलोसिटीज देखनी होती हैं? जो उनकी लाइन को ज्वाइन करती हुई वेलोसिटीज है। मतलब यहां पे अगर ये अल्फा एंगल पे u1 वेलोसिटी जा रहा है या बीटा एंगल पे u2 वेलोसिटी जा रहा है तो आप इनकी लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी देखेंगे तो वो आ गई u1 cos अल्फा और इसकी वेलोसिटी आ गई u2 cos बीटा, है ना। और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे वो हो जाएगी u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनकी लाइन के लॉन्ग जो वेलोसिटीज है उनकी वजह से चेंज होता है। इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके लिए आप उनकी लाइन को ज्वाइन करने से परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटीज हैं उनको देखेंगे, ठीक है ना। अगर इनके बीच के एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, एंगल किस रेट पे चेंज हो रहा है, लाइन कितने एंगल पे चेंज हो रही है, तो फिर हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे कि जो रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली होगी वो u2 sin बीटा माइनस u1 sin अल्फा डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, तो ओमेगा v इक्वल टू ओमेगा आर ना। तो जो वेलोसिटी हमें देखनी है वो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी देखनी है, उनकी लाइन से जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि सर्कल में जब पार्टिकल मूव करता है तो रेडियस से परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से ओमेगा होता है। सो दैट इज ग्रेट। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल होता है क्वेश्चन का कि एक ट्राइंगल है, तीनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं एंड इन दैट केस कितना टाइम लगेगा इनको कोलाइड करने में। तो एक प्रॉब्लम वर्थ रिमेंबरिंग होती है, क्योंकि जब वेलोसिटी अप्रोच देखते हो तो ये 60 डिग्री एंगल का जब कंपोनेंट यहां पे देखते हो तो v/2 आ जाता है, तो वहां से आपको पता चल जाता है v अप्रोच कितना होगा। ये v से चल रहा है और ये v/2 से इधर चल रहा है, तो कितना वेलोसिटी अप्रोच हो जाएगा 3v/2 और ये 3v/2 हो जाएगा। तो इनिशियली इनके बीच का सेपरेशन a है, फाइनली टकराते समय 0 है, तो ये टाइम जो हो जाएगा चेंज इन सेपरेशन a है अपॉन जो वेलोसिटी अप्रोच है 3v/2 है, तो 2a/3v आ जाता है। और यहाँ पे डिस्टेंस की बात भी कर लेते हैं बहुत बार, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को, बट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल में हमारे पास जो टोटल टाइम है वो 2a/3v है और जो स्पीड से हर पार्टिकल मूव कर रहा है v है, तो ये टाइम
2a/3 आ जाता है। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज द एंड ऑफ आवर 2D मोशन के शॉर्ट नोट्स। थोड़ा ज्यादा है इसमें टॉपिक्स, बट ठीक है, मतलब दैट इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा है, भी याद करने वाली चीजें भी ज्यादा हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो हमें अलग अलग याद करने हैं, तो इसलिए वी हैव अंडरस्टूड दैट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। यू टुक इट एज सेक्शंस ना। प्रोजेक्टाइल हमने पहले जनरल बातें करी, वो स्किप भी कर सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन के रिजल्ट्स हैं, फिर सर्कुलर मोशन के रिजल्ट्स हैं, फिर रिलेटिव मोशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू इमेजिन एंड आई होप इट इज मेकिंग सेंस। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।